यूनानी डॉक्टरी है। तो शुरू में सबसे पहले हम मॉडर्न के ही कुछ पॉइंट देखते हैं। मॉडर्न मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी कि एलोपैथिक डॉक्टरी में डायबिटीज की दो किस्में हैं। डायबिटीज की दो किस्में, डायबिटीज शुगर, जिसे आम जबान में शुगर बोल देते हैं, है ना। शुगर इसलिए बोल देते हैं क्योंकि ये शुगर से यानी कि मीठे से संबंधित बीमारी है। नहीं तो बीमारी का नाम होता है डायबिटीज। ठीक है। और यूनानी में जो है ज़याबितुस। तो ये दो तरह की होती है मॉडर्न में। नंबर एक डायबिटीज मेलाइटस और नंबर दो डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस इसको पढ़ेंगे। डायबिटीज मेलाइटस यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस है इसको फिर आगे दो हिस्सों में और डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले डायबिटीज दो तरह की, मेलाई मेलाइटस और इंसिपिडस। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटस जो है इसको आगे दो हिस्सों में और डिवाइड कर देते हैं। डायबिटीज जो मेलाइटस है उसके दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। नंबर एक इंसुलिन डिपेंडेंट और नंबर दो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट, डिपेंड का मतलब होता है किसी चीज पे आश्रित रहना, किसी चीज के सहारे रहना। यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट का मतलब वो इंसुलिन है, वो डायबिटीज है जिसमें मरीज जो है वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है खुद को, जिसमें मरीज को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ठीक है। वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है यानी कि मरीज को जो है रोजाना अपनी शुगर के कम ज्यादा के हिसाब से इंजेक्शन लगाने होते हैं, उसको बोल देते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। और वो डायबिटीज जिसमें मरीज जो है उसको इंसुलिन यानी कि इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दवाई खा करके उसका काम चल जाता है। शुगर का मरीज तो है, शुगर का मरीज तो है वो भी, लेकिन उसको इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो दवाई खा करके उसका गुजारा हो जाता है। उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। जिसको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं उसको इंसुलिन डिपेंडेंट, और जिसको बगैर इंजेक्शन के काम चल जाता है उसको नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है। जो इंसुलिन डिपेंडेंट है यानी कि जहां इंजेक्शन ही लगाने होते हैं उसको टाइप 1 भी कहते हैं। और जहां इंजेक्शन लगाए बगैर काम चल जाता है, दवाइयों से काम चल जाता है, उसको टाइप 2 भी कहते हैं। दवाइयों वाली को, जिसमें दवाई खाने से जो है इंसुलिन जो शुगर है वो कंट्रोल रहती है, उसको टाइप 2 कहते हैं। और जहां खाने की दवाई से कंट्रोल नहीं रहती वहां टाइप 1 कहते हैं, उसको टाइप 1 कहते हैं। ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी कि एलोपैथिक कॉन्सेप्ट। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले यूनानी कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले हम यूनानी में इसकी टाइप पढ़ेंगे। टाइप पढ़ने के बाद जो बड़े बड़े हुक्मा, बड़े बड़े फलसफी है, उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में वो पढ़ेंगे। इसकी वजह पढ़ेंगे, इसकी निशानियां पढ़ेंगे। फिर यूनानी में जो है हम इसका पूरा इलाज पढ़ेंगे। उसके बाद यही सब चीजें जो है हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। तो यूनानी में ज़याबितस को दो हिस्सों में बांटा गया है। यूनानी में ज़याबितुस को दो हिस्सों में बांटा गया है। मॉडर्न में भी दो हिस्सों में बांटा गया है और यूनानी में भी दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर एक, ज़याबितुस सादा यानी कि नॉर्मल ज़याबितुस, यानी कि नॉर्मल डायबिटीज। अभी यहाँ पे यूनानी में पढ़ रहे हैं। नंबर दो, ज़याबितुस शकरी। कई लोग इसको ज़याबितुस शकरी को ज़याबितुस शुक्री भी लिखते हैं। दोनों के एक ही मायने हैं। कई लोग ज़याबितुस शुक्री लिखते हैं, कई लोग ज़याबितुस शकरी लिखते हैं। ठीक है। शक्कर का मतलब मीठा यानी कि मेलाइटस। ठीक है, यानी कि डायबिटीज मेलाइटस। जी। अब सिनोनिम्स ऑफ ज़याबितस, चूंकि इसके कई नाम हैं, जो ज़याबितुस है यानी कि जो डायबिटीज है इसके यूनानी में कई नाम हैं, और इन नामों में से अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये जो डायबिटीज यानी कि ज़याबितुस, ज़याबितुस चूंकि यूनानी नाम है और डायबिटीज जो इंग्लिश नाम है, तो जो ज़याबितुस है इसके यूनानी में ज़याबितुस के अलावा भी कई नाम हैं। और वो जो नाम हैं उन नामों से कई बार पूछ लिया जाता है, उन नामों से कई बार सवाल कर लिया जाता है। ठीक है। ज़याबितुस यूनानी भाषा का शब्द है। ज़याबितुस जो है वो यूनानी भाषा का शब्द है। सबसे पहले एक सवाल यहीं पे बनता है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम। सबसे पहले ये पूछा जा सकता है कि ज़याबितुस किस भाषा का शब्द है।
ज़याबितुस यूनानी भाषा का शब्द है, जिसके मायने चरखी के होते हैं। चरखी का मतलब कुएं के ऊपर लगाए जाने वाला पहिया, जिस पर रस्सी के द्वारा कुएं से पानी खींचा जाता था। उसी तरह इस बीमारी में शरीर से लगातार पानी निकलता रहता है। ज़याबितस के मायने किसके होते हैं? चरखी के। पहले क्या होता था? पहले जो पानी जो है, नल नहीं थे, ठीक है, और समर्सिबल वगैरह की इस तरह की जो आधुनिक फैसिलिटी है ये नहीं था। तो पहले रहट हुआ करता था, चरखी हुआ करती थी, यानी कि जो कुएं होते थे, कुएं के ऊपर जो है पानी खींचने का इंतजाम होता था, एक चरखी लगी हुई होती थी, उसके ऊपर रस्सी अंदर डाल के, बाल्टी डाल के अंदर से पानी खींचते थे। जब पानी रस्सी खींचते थे, वो बाल्टी ऊपर आती थी, तो ऊपर एक पहिया लगा हुआ होता था कुएं की मंडेर पे, यानी कि कुएं के किनारे पे ऊपर, जिससे जो है पानी खींचते थे। अब वो जो चरखी थी, यानी कि वो जो पहिया होता था, जिसके ऊपर रस्सी चल रही होती थी, और रस्सी चलने से जो है पानी खींचते थे, तो उसकी मिसाल दी है। यानी कि जैसे वो चरखी होती है ना, ऐसे शुगर की, यानी कि डायबिटीज यानी कि ज़याबितुस की बीमारी होती है। उसकी दो मुशाबत है। नंबर एक तो ये कि जैसे उससे लगातार पानी निकालते रहते हैं, निकलता रहता है, इसी तरीके से डायबिटीज की बीमारी में, डायबिटीज में, ज़याबितुस में इंसान को बेहिसाब पेशाब लगता है, यानी कि पेशाब इंसान बार बार करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जिस तरीके से उस चरखी को लोग एक के बाद एक पानी खींचते रहते हैं, यानी कि जिस तरीके से उसके चक्कर बने रहते हैं, एक तरीके से उसके जिस जिस तरीके से उसका घन चक्कर बना रहता है, यानी कि वो एक तरीके से बिजी रहती है, इसी तरीके से शुगर का जो, डायबिटीज का जो मरीज होता है, वो मुस्तकिल कमजोरी में, मतलब जैसे कि लगातार किसी से काम करा करके वो हांफने लग जाता है, ठीक है, इसी तरीके से डायबिटीज का मरीज भी ऐसा हो जाता है जिसको रात दिन जैसे उससे काम कराया गया हो, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसने पता नहीं कितना काम किया हो, जैसे कि कुएं के मेंढका वो पहिया, वो चरखी, जो कि लगातार जो है अलग अलग लोग जो है उससे पानी खींचते रहते हैं। इसकी कंडीशन दोनों तरीके से, यानी कि पानी के हिसाब से भी, और लगातार जो है वो एक थकान सी महसूस करता है, जैसे कि उससे लगातार काम लिया जा रहा हो। तो इसकी जो मिसाल दी गई है, इसका जो उदाहरण दिया गया है ज़याबितुस का, ज़याबितुस यूनानी में डायबिटीज, यूनानी में ज़याबितुस और इंग्लिश में डायबिटीज। तो इसका जो उदाहरण दिया गया है, किससे दिया गया है? कुएं की मेंढकी चरखी से दिया गया है, जिसे चला करके, जिसके ऊपर को रस्सी खींच करके क्या करते हैं? पानी खींचते हैं। अब ज़याबितुस के सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ नाम, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स के माने होते हैं यानी कि एक जैसे नाम, सिनोनिम्स एक जैसे नाम, ठीक है। तो सिनोनिम्स को यूनानी में मुतरादिफ भी कहते हैं। मुतरादिफ का मतलब भी यही होता है, जैसे कि जन्नत, हेवन, स्वर्ग, चीज तो एक ही है भाई। जन्नत कहो, स्वर्ग कहो, हेवन कहो, चीज एक ही है। तो ये सारे क्या हुए? सिनोनिम्स हुए आपस में, यानी कि चीज एक ही है, जगह एक ही है, बस उसके जो है नाम नाम वो अलग अलग रख दिए गए हैं, लेकिन उन सब नामों का एक ही मतलब है। इसी तरीके से ज़याबितुस के सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ नाम, यानी कि नाम तो ये अलग अलग है, लेकिन इनका मतलब, इन सब का मतलब क्या है? डायबिटीज है, यानी कि शुगर यानी चीनी वाली बीमारी है, यानी कि डायबिटीज है, ठीक है। नंबर एक, इनके नामों को आपको ध्यान रखना है। जो नाम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट कम है वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस्तिस्काए अनमस, पहला इस्तिस्काए अनमस जो है वो ज़याबितुस ही को कहते हैं। इस्तिस्काए अनमस ज़याबितुस ही को कहते हैं। दूसरा नाम है सलसुल बौल। बौल के माने पेशाब के होते हैं, सलसुल के माने होते हैं कंटिन्यू के। बौल के माने पेशाब, सलसुल के माने कंटिन्यू के, यानी कि कंटिन्यू यानी कि मुस्तकिल, रेगुलर पेशाब आता रहे। मरीज जो है, मरीज थोड़ी थोड़ी देर के बाद पेशाब करने के लिए जाता है। सलसुल बौल यानी कि बार बार पेशाब का आना। सलसुल बौल भी जो है वो ज़याबितुस का सिनोनिम्स यानी कि मुतरादिफ नाम है। इसको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर तीन, दोलाब। दोलाब किसको कहते हैं? रहट को कहते हैं, चरखी को कहते हैं, चक्कर को कहते हैं, ठीक है। दोलाब जो है उसी चरखी को कहते हैं
जिसके ऊपर को पानी खींचा जाता है। इसको रहट भी कहते हैं, इसको चरखी भी कहते हैं, इसको चक्कर भी कहते हैं। आप इसको याद रखने के लिए इस छोटी सी हिकायत को समझ लीजिए। अकबर बादशाह ने फतेहपुर में जब किला बनाया, अकबर बादशाह ने फतेहपुर में जब किला बनाया तो किला तो बहुत ऊंचाई पे बना लिया उन्होंने, और पानी बहुत नीचाई पे था। तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किले में पानी कैसे पहुंचाएं। तो उन्होंने अपने अपने जो मंत्री वगैरह थे उनसे कहा, भाई किला तो हमने बना दिया, अब इतनी ऊंचाई पे पानी कैसे चढ़ेगा। तो बहुत लोगों ने उस पर दिमाग लगाया, क्योंकि उस टाइम समर्सिबल तो नहीं थे, बोरिंग नहीं थे, इंजन वगैरह नहीं थे। अब भाई अब क्या किया जाए, अब किला इतना बड़ा चीन के तैयार कर दिया गया, पानी इसमें है नहीं, बगैर पानी के इसमें क्या करेंगे। तो फिर ये जो रहट है, ये वाला सिस्टम किया गया था। रहट में क्या सिस्टम किया, उसमें डोल लगते थे, और ये डोल क्या करते थे, ये ऐसे मतलब घूमते रहते थे, पानी ऊपर डोल के जरिए से पहुंचता रहता था। इस तरीके से अकबर ने फतेहपुर के किले में ऊपर, जो बहुत एक चोटी पे बनाया हुआ था, पानी पहुंचाया था इसी से। तो आप इसको याद रखें, इसको दोलाब भी बोलते हैं, रहट भी बोलते हैं, चरखी भी बोलते हैं, और चूंकि लोग इससे पानी निकालते रहते हैं तो इसको चक्कर भी बोल देते हैं। और दोलाब जो है वो जयाबीतुस को भी बोलते हैं। दोलाब जो है वो जयाबीतुस को भी बोलते हैं। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सलसुल बॉल इंपॉर्टेंट है, दोलाब इंपॉर्टेंट है। मुअत्तशा, मुअत्तशा कहते हैं प्यास लाने वाला, जिसको इंग्लिश में पोलीडिप्सिया कहते हैं। यानी कि चूंकि इसमें जब पेशाब ज्यादा लगता है, जब पेशाब पेशाब ज्यादा लगता है तो मरीज को प्यास भी ज्यादा लगती है। ठीक है, तो मुअत्तशा उसको कहते हैं जो पेशाब ज्यादा लाए, जो प्यास ज्यादा लाए, जिससे प्यास ज्यादा लगे, उसको क्या बोलते हैं, मुअत्तशा बोलते हैं। यानी कि पोलीडिप्सिया। चूंकि इसमें मरीज जो है पेशाब ज्यादा करता है, जब पेशाब ज्यादा करता है तो जो पानी उसके अंदर से निकल जाता है, तो इंसान की जो नेचुरल पावर है, जो इंसान की तबीयत है, वो जो पानी उसने निकाल दिया है पेशाब में, उसकी पूर्ति पानी पी करके करना चाहती है। इसी तरीके से जब आप समझते हैं, जब किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो बच्चा जो है पानी को छीन छीन के मांगता है। क्यों? क्योंकि दस्तों में जो उसके अंदर का पानी खत्म हुआ है, बच्चा कोशिश ये करता है कि पानी पी करके वो उसकी पूर्ति कर दे। इसी तरीके से ज़याबितुस का मरीज जो है, जो वो बार बार पेशाब में जा रहा है और पेशाब आ रहा है, उस पेशाब यानी उस पानी की पूर्ति जो है वो पानी पी करके कर देना चाहता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसमें प्यास ज्यादा लगती है। ठीक है, पोलीडिप्सिया यानी कि मुअत्तशा, यानी कि ऐसी बीमारी जिसमें प्यास ज्यादा लगे। ज़याबितुस यानी कि शुगर को मुअत्तशा भी कहते हैं, दोलाब भी कहते हैं, सलसुल बॉल भी कहते हैं, और इस्तिस्काए अनमस भी कहते हैं। अब एक होता है दवारिया। दवारिया भी इसको इसका सिनोनिम्स है। दवारिया किसे कहते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, प्लीज कंसंट्रेट बनाइए। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान देंगे तो हो जाएगा। दवारिया किसको कहते हैं, दवारिया, दवारिया बोलते हैं जब आसपास की जो चीजें होती है ना वो घूमती हुई दिखाई दें। ठीक है, घर, पेड़, सब कुछ जो है मतलब अपने चारों तरफ जो है वो सब कुछ घूमता हुआ नजर आए। ठीक है, उसको बोलते हैं दवारिया। चूंकि इंसान के अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये पेशाब में बहुत ज्यादा निकल जाते हैं, और इंसान को क्या होता है, कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, तो जब कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होती है, इंसान को चक्कर आते हैं, और उसको अपनी चारों तरफ का जो मतलब चारों तरफ का जो माहौल है, वो चारों तरफ का माहौल घूमता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसलिए इस बीमारी को दवारिया भी कहते हैं, यानी कि चारों तरफ की चीजें जो है वो घूमती हुई महसूस हो। इस बीमारी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस होने के कारण, चूंकि इस बीमारी में मरीज को सारी चीजें घूमती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए इसे दवारिया भी कहते हैं। जी। अब एक कहते हैं बरकारिया। बरकारिया यानी कि प्रकारिया, यानी कि प्रकार। जब आप 8वीं और 10वीं कक्षा में, 8वीं और 10वीं क्लास में जो पढ़ रहे थे, जब आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तो आपके पास जो है एक मैथमेटिक्स का एक बॉक्स होता है। ठीक है, उस बॉक्स के अंदर जो है कई जो है टूल्स होते हैं गणित को पढ़ने के, बीज गणित को पढ़ने के लिए। उसमें एक क्या होता है, प्रकार होता है। प्रकार, उसमें एक तरफ पेंसिल फंसा लेते हैं, एक तरफ उसमें नोक होती है, तो उससे गोल गोल चक्रे खींचे जाते हैं। प्रकार होता है, जो गणित पढ़ते हैं ना हम, गणित, गणित का जो डब्बा होता है, जो बॉक्स होता है, उसमें एक प्रकार होता है। प्रकार में एक तरफ जो है नोक होती है, और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ पेंसिल लगाने का होता है, उसको प्रकार बोलते हैं। अब उसका काम क्या होता है, अगर मान लीजिए कहीं पे गोल घेरा खींचना है, तो उससे गोल घेरा खींच लेते हैं, यानी कि गोल गोल घुमा देते हैं।
ठीक है। तो उसी बरकारिये की वजह से, उसी प्रकार यानी कि बरकार, प्रकार यानी कि बरकारिये की वजह से ये जो ज़याबितुस है, इसको भी बरकारिया कह देते हैं। यानी कि चूंकि उसमें जो है पेंसिल जो है वो उसके चारों तरफ घूमती रहती है, इसके मरीज की भी जो है कंडीशन ऐसी होती है जैसे वो घूम रहा हो अपनी कमजोरी की वजह से। यानी जिस प्रकार से गणित में प्रयोग होने वाला प्रकार गोल गोल घेरा खींचता है, इसलिए इसे बरकारिया या परकारिया भी कहते हैं। किसको? ज़याबितुस को, जिसका नाम इंग्लिश में डायबिटीज है जी। अब इसमें यूनानी में ही मैंने ब्रैकेट में यू लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिए। इसमें ज़याबितुस की परिभाषा है। अब परिभाषा जो है इसमें, इसकी कोई ऐसी नॉर्मल सी परिभाषा नहीं है, बल्कि जो अतिब्बा हुए हैं, जो बड़े बड़े फलसफी हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग परिभाषाएं हैं। क्यों है? क्योंकि ये परिभाषाएं कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा सा निमोनिक बनाएंगे, ये चीज ऑलवेज हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। अब देखिए, क्या पहली परिभाषा क्या है? जब शरीर के अंदर बहुत शकरीले पदार्थ, शकरीले पदार्थ यानी कि मीठे पदार्थ, यानी कि शरीर के अंदर, यानी कि शरीर के अंदर शकरीले पदार्थ यानी कि मीठे पदार्थ यानी कि शुगर, शरीर के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि मीठे चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उसकी वजह से पेशाब में खारिज होने लग जाती है। यानी कि ये चीजें क्या होती हैं? पेशाब में निकलने लग जाती हैं। और जिसके नतीजे में, यानी कि जिसके फलस्वरूप, जब इंसान के जिस्म के अंदर शकरीले अज्जा यानी कि मीठे पदार्थ यानी कि शुगर, शकरीले अज्जा किसे कहा गया है? शुगर को कहा गया है। यानी कि जब इंसान के शरीर में शुगर यानी कि शकरीले अज्जा यानी कि शक्कर वाले पदार्थ बढ़ जाते हैं इंसान के शरीर में, तो उसकी वजह से वो पेशाब में निकलने लग जाते हैं। यानी कि पेशाब में, अगर हम मॉडर्न के हिसाब से कहें तो पेशाब में शक्कर निकलने लग जाती है, यानी कि मीठे पदार्थ यानी कि शुगर जो इंसान के जिस्म में है वो निकलने लग जाती है। ठीक है, और जिसके नतीजे में, यानी कि जिसके फलस्वरूप पेशाब में चींटी लगती है। अब शुगर यानी कि ग्लूकोज, शुगर, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है। ठीक है, तो जब इंसान के शरीर में यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, या शक्कर यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाए, तो फिर वो किस में होती है? पेशाब में निकलने लग जाती है। और वो जब पेशाब में निकलने लग जाती है, तो चूंकि पेशाब में क्या होता है? ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, शुगर होता है, यानी कि मीठा मीठा होता है, तो उस पर चिंटियां आने लग जाती हैं। ठीक है, इसको ये बोला है हकीम आजम खान साहब ने, ये डेफिनेशन दी है ज़याबितुस की। ठीक है, ये इसको याद ऐसे रखेंगे कि हकीम आजम खान साहब ने चींटियों से संबंधित कोई बात कही थी, यानी कि कोई ऐसी बात कही थी जिसमें चींटियों का जिक्र था, हकीम आजम खान साहब ने। ठीक है, जब शरीर में शकीले पदार्थ यानी कि ग्लूकोज शरीर में ज्यादा हो जाता है, तो वो पेशाब में खारिज होने लग जाता है, पेशाब में निकलने लग जाता है और उस पर चींटियां आने लग जाती हैं। ये हकीम आजम आजम खान साहब ने कहा है। इसको आप दो तरीके से याद रख सकते हैं, तो चींटियां आने से याद रख सकते हैं, और दूसरे कैसे याद रख सकते हैं इसको आप? इसमें ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो पेशाब में निकलने लग जाता है। इन दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। और ये किसने कही है? आजम खान साहब, हकीम आजम खान साहब ने कही है, पहली बात। अब दूसरी डेफिनेशन किस तरीके से है? ये तो चींटियों वाली बात हो गई और पेशाब में निकलने वाली बात हो गई। अब दूसरी बात देखिए, ज़याबितुस वो मर्ज है, वो बीमारी है जिसमें अब देखो इस चीज को जरा गौर करना आप लोग। ज़याबितस वो मर्ज है जिसमें हजम कब्दी, हजम उरूकी में खराबी पैदा हो जाए, तो उसे ज़याबितुस कहते हैं। कल मैं आपको गाउट पढ़ा रहा था, परसों मैंने आपको आर्थराइटिस पढ़ाया था। गाउट और आर्थराइटिस में मैंने ये बताया था कि गाउट और आर्थराइटिस के जो मादे होते हैं, जो आर्थराइटिस का मादा बलगमी होता है और जो गाउट का मादा जो यूरिक एसिड होता है, ये दोनों के दोनों जो है हजमे हजमे उजवी यानी कि जो ऑर्गन के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसके बाद बनने वाला वेस्ट है। यानी कि जो वहां मेटाबॉलिज्म होता है, वहां पे जो फिर एक वेस्ट यानी कि एक कबाड़, एक खराब चीज बनती है, वो क्या होता है? वो या तो बलगम होता है या यूरिक एसिड होता है। ये हजमे उजवी यानी कि ऑर्गन में, इंसान के जिस्म में सबसे पहले जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है पेट में और आंतों में। उसको मैदी
और मेवी, मेदी यानी कि पेट में, मेवी यानी कि आंतों में। उसके बाद जो नंबर 2 पे जो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो कहाँ होता है? वो लीवर में होता है, जिसको कब्दी बोलते हैं, हजमे कब्दी बोलते हैं। उसके बाद कहाँ होता है? उरी उरूक यानी कि नसों में होता है। जब अखलात बन जाते हैं तो वो जो अखलात बनते हैं वो किसी ऑर्गन के पास जो है उन नसों में को निकल के ही जाते हैं, तो हजमे उरूकी होता है। और चौथे नंबर पे क्या होता है, जिसको हजमे चाहरुम भी बोलते हैं, हजमे उजवी। तो हजमे उजवी का फुजला है यूरिक एसिड और बलगमी गैर तबाई बलगमी मादा, जिससे आर्थराइटिस यानी कि गठिया पैदा होती है। वो वहां की बात थी। अब यहाँ की बात क्या है? हजमे कब्दी यानी कि दूसरे नंबर वाला हजम, और हजमे उरुकी यानी कि तीसरा नंबर वाला हजम। इन दोनों के अंदर जब खराबी पैदा हो जाए, हजमे कब्दी यानी कि लीवर का जो मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर है उसमें, और हजमे उरूकी यानी कि वेसल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें जो प्रॉब्लम हो जाती है, उन दोनों में जो प्रॉब्लम हो जाती है उससे उसे ज़याबितुस कहते हैं। उससे क्या होता है? ज़याबितुस यानी कि डायबिटीज पैदा होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको ये से याद रखेंगे, ये कौल है, ये कथन है इस्माइल जुरजानी का। और इस्माइल जुरजानी ने डायबिटीज यानी कि ज़याबितिस को हजम कब्दी और हजम उरूकी में जो है खराबी के बाद होने वाली बीमारी बताई है। हजम कब्दी यानी कि जो लीवर में हजम हो रहा है, जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसमें खराबी आ जाती है, और जो लीवर के बाद जो अखलात हैं जो खिलते हैं जब वो उरूक में दौड़ते हैं उसके अंदर वहां खराबी आ जाती है। इन दोनों के अंदर जो खराबी पैदा हो जाती है, इसकी वजह से डायबिटीज यानी कि ज़याबितुस पैदा हो जाता है। ये इस्माइल जुरजानी साहब ने इसकी डेफिनेशन दी है, याद रखना है इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। हजमे कब्दी, हजमे उरुकी के फैल में के काम में जब खराबी पैदा हो जाती है, इन दोनों के जो मेटाबॉलिज्म है ये खराब हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? डायबिटीज यानी कि ज़याबितुस पैदा हो जाता है। ये इस्माइल जुरजानी साहब की है। हकीम आजम खान साहब ने क्या बताया था? चींटी बताई थी, पेशाब में जो है वो शुगर ग्लूकोज वाला मादा निकलता है। इन्होंने क्या बताया? हजमे कब्दी और हजमे उरूकी बताया। बस इसको ऐसे ही ध्यान रखेंगे तो याद हो जाएगा। एक दो बार जो है वीडियो देखोगे आप, रिकॉर्डिंग बाद में जब ये मैं डाल दूंगा, और फिर ये आपके याद हो जाएगा। और थोड़ा सा फिलहाल अपने आप को पूरी तरीके से कंसंट्रेट कीजिए, पूरी तरीके से अपने आप को हाजिर रखिए। अब एक नोट है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट आ गया है। जैसे कि मेरे डेली ही कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है तो उसको नोट करके लिखवाता हूँ। ज़याबितुस का संबंध, जो डायबिटीज है यूनानी में उसको ज़याबितुस कहते हैं। यूनानी नाम क्या है उसको? ज़याबितुस। और आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि ज़याबितुस किस भाषा का शब्द है? हिंदी का शब्द है, फारसी का शब्द है, अरबी का शब्द है, यूनानी का शब्द है? तो आपको याद रखना है ज़याबितुस यूनानी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ज़याबितुस का जो संबंध है वो किससे है? हजम कब्दी यानी कि मेटाबॉलिज्म इन लिवर, यानी कि लिवर में जो हजम होता है, और हजम उरूकी यानी कि मेटाबॉलिज्म इन वेसल्स, यानी कि जो रगे हैं जिनके अंदर जो है खिलते दौड़ रही हैं, उसका उनसे संबंध है किसका? ज़याबितुस का। ये एक नोट है। कई बार पूछ सकते हैं आपको कि ज़याबितुस का संबंध है हजम कब्दी से, हजम उरूकी से, हजम मैदी व मैवी से, हजम उजवी से। तो आपको पहचान लेना है हजम कब्दी और हजम उरूकी से संबंध है ज़याबितुस का। क्योंकि अल्लामा इस्माइल जरजानी, जिन्होंने अभी मैंने उनका कथन पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि जब हजम कब्दी यानी कि लीवर में जो डाइजेशन होता है या मेटाबॉलिज्म होता है, या हजम उरूकी यानी कि मेटाबॉलिज्म इन वेसल्स जो होता है, जब इसके अंदर खराबी पैदा हो जाए तो इससे क्या होता है? इससे होता है ज़याबितुस यानी कि शुगर। और ये कथन है इस्माइल जुरजानी साहब का, और इसी कथन से ये पॉइंट निकाला गया है जिसमें ये कहा गया है कि ज़याबितुस जो है उसका संबंध है हजम कब्दी से और हजम उरूकी से। जी। अब थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आया है मॉडर्न मेडिकल साइंस का। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यानी कि डायबिटीज को की दो टाइप बताई गई है। ये बार बार इसलिए आ जाता है ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना आए। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, डायबिटीज सादा या ज़याबितुस शुक्री, ज़याबितुस शक्री, यानी कि ये तकरीबन मिलते जुलते हैं। यानी कि इसकी जगह डायबिटीज इंसिपिडस की जगह ज़याबितुस सादा लिख सकते हैं। हालांकि ज़याबितुस सादा यूनानी है और डायबिटीज इंसिपिडस मॉडर्न है, एलोपैथिक है, लेकिन इसकी जगह इस नाम को इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जो कंडीशन ज़याबितस इंसिपिडस में बनती है वही कंडीशन ज़याबितुस सादा में बनती है।
यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस में जो कंडीशन बनती है वही कंडीशन ज़ियाबितुस सादा में बनती है, और वही निशानियां बनती हैं और वही वजह होती है। तो देखने में एक ही कंडीशन बनती है, तो इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस को जो है ज़ियाबितुस सादा भी कह सकते हैं। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जो पुरानी किताबें हैं यूनानी को, जो ज़ियाबितुस सादा उसमें लिखा हुआ है कि उसके मरीज को ऐसा होता है, ठीक है, ये होती है, ये तो वो सारी जो लक्षण है, वो सारी निशानियां डायबिटीज इंसिपिडस में मिली, तो डायबिटीज इंसिपिडस को ज़ियाबितुस सादा भी कह सकते हैं। इसी तरह डायबिटीज मेलाइटस को ज़ियाबितुस शुक्री या ज़ियाबितुस शकरी भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात गौर करनी है, यूनानी का कॉन्सेप्ट अलग है, इसकी परिभाषाएं अलग हैं, इसका इलाज अलग है, इसका इलाज करने का तरीका जिसको उसूल इलाज यानी कि मैनेजमेंट कहते हैं, यूनानी का मैनेजमेंट भी अलग है, और इंग्लिश का इलाज अलग है, और इंग्लिश की परिभाषा अलग है, इंग्लिश की टाइप्स अलग है। बस ये है कि कुछ चीजें मिलती जुलती सी हैं, तो वो बीच बीच में बता दी जाती है। यूनानी कहती है कि जब गुर्दों में, ठीक है, यहाँ पे एक ये यूनानी का पॉइंट है, यूनानी कहती है कि जब गुर्दों में एबनॉर्मल टाइप से यानी कि गलत तरीके से ठंडक यानी कि बरूदत पैदा हो जाए तो उसे ज़ियाबितस हो जाता है। यानी कि यूनानी क्या कहती है, जो इंसान के गुर्दे हैं, जो इंसान के रीनल हैं, किडनीज हैं, जब उनमें एबनॉर्मल तरीके से ठंडक पैदा हो जाए, ठंडक को यूनानी में बुरूदत कहते हैं, ठीक है, मैं मिजाज में बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, ठीक है, जब उनके अंदर एबनॉर्मली ठंडक, यानी कि नॉर्मली जो है गुर्दे नॉर्मल होते हैं, लेकिन जब उनमें ठंडक बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होता है, उससे डायबिटीज पैदा हो जाती है। यानी कि एबनॉर्मल कोल्डनेस से, यानी कि गैर तबई ठंडक से, यानी कि सूए मिजाज बारिद, सू के मैंने तो होता है एबनॉर्मल, मिजाज के मैंने मिजाज, बारिद के मैंने ठंडा, यानी कि एबनॉर्मली जब मिजाज मिजाज जो है वो ठंडा हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ज़ाबितुस पैदा हो जाए। ये यूनानी कॉन्सेप्ट है। और एक अपने वक्त के बहुत बड़े फलसफी यूनानी तबीब नजीबुद्दीन समरकंदी ने ये बात कही है। क्या कही है, देखिए, अब तीन अलग अलग तीन कथन हो गए, ठीक है, अलग अलग तीन कथन कथन हो गए। आजम खान साहब ने कहा कि पेशाब पे चींटियां आती हैं, ठीक है, और इस्माइल जुर्जानी ने कहा कि हजमे हजमे कब्दी और हजमे उरूकी, और आपके मुजीबुद्दीन समरकंदी साहब ने कहा कि जब गुर्दों में ठंड घुस जाए, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि जब गुर्दे जो है एब नॉर्मल तरीके से बुरूदत हासिल कर लें, यानी कि ठंड ठंड को हासिल कर लें, यानी कि सूए मिजाज बारिद, यानी कि गुर्दों में जो है वो गैर तबाही तौर से ठंडक, गुर्दे जो है एक तरीके से ठंडक ले लें, उसको क्या, उससे क्या हो जाता है, ज़ियाबितुस कहते हैं। तीन कथन है अलग अलग, ठीक है। आजम खान साहब का क्या है, चीटियों वाला है। इस्माइल जुर्जानी का क्या है, हजमे कब्दी और हजमे उरूकी है। और नजीबुद्दीन समरकंदी का यानी कि जब एब नॉर्मल तरीके से गुर्दे जो है वो ठंडक ले जाए। ये तीनों अलग अलग डिफिनेशन है। इलाज क्या है इसका, यूनानी में इलाज देख लीजिए, यूनानी का इलाज बहुत हद तक कंट्रोल करने वाला है, बहुत अच्छा है, ठीक है। क्या है इसमें इलाज, इस तरीके से करेंगे। पहली बात तो इस बात को ध्यान रखेंगे, चूंकि मुजीबुद्दीन समरकंदी ने कहा है कि गुर्दे जो है वो एबनॉर्मली ठंडक ले जाएं, तो उस एबनॉर्मली जो ठंडक ले ली गई है, उस एबनॉर्मल में यानी कि गुर्दे जो ज्यादा ठंडक ले गए हैं, जितना जितना ठंड उनके लिए सही नहीं है, ठीक है, जब वो इतनी ठंडक ले गए हैं तो उस ठंडक को ही सबसे पहले दूर करो, ठीक है। उसके लिए क्या क्या दवाइयाँ हैं, उसके लिए दवाइयाँ हैं, जाफरान है, ठीक है, जायफल है, जावत्री है, जामुन की गुठली है, मस्तगी है। ये सारी वो दवाइयाँ हैं कि जब गुर्दा एबनॉर्मल तरीके से ठंडक ले जाए तो उसकी जो ठंडक होती है उसको ये नॉर्मल कर देंगी। ये गर्म दवाई है। क्या क्या है इसमें, जाफरान, जायफल, जावत्री, जामुन की गुठली, मस्तगी, ये सारी ऐसी दवाएं हैं जो गुर्दे की ठंडक को खत्म कर देंगी। क्योंकि नजीबुद्दीन समरकंदी ने कहा है कि गुर्दे की ठंडक से भी ज़याबितस यानी कि डायबिटीज हो जाता है, तो फिर उसी के इलाज भी जिद में चलते हुए ऐसी दवाइयां देंगे जिससे गुर्दे की ठंडक खत्म हो जाए। अब नंबर दो क्या है, अब गुर्दों का तो मसला हो गया। फिर इस्माइल जरजानी साहब ने इसको क्या कहा था, हजमे कब्दी, यानी कि जीवन जो लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो खराब हो जाए, उससे क्या होता है, उससे ज़याबितस हो जाता है। अब ऐसी दवाइयां देंगे जो लीवर को भी ठीक करेंगी और डायबिटीज को भी ठीक करेंगी। क्यों, इसका एक थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए, लीवर का काम है खाने को हजम करना, पित्त निकल के गिरता है खाने के ऊपर, इसी तरीके से पैनक्रियाज का काम भी खाने को हजम करना है।
एंजाइम जो है वो पैनक्रियाज से भी निकलते हैं, यानी कि जो लिवर का काम है वही एक तरीके से पैनक्रियाज का भी काम है। वैसे तो कुछ काम इनके दोनों के बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन एक काम इन दोनों का मिलता जुलता है। जिस तरीके से जो लिवर है वो खाने को हजम करने का काम, इसलिए पैनक्रियाज भी अपने अंदर से एंजाइम्स निकालता है। ठीक है। तो ये जो दवाइयां हैं जो लीवर को ताकत देंगी, वो दवाइयां जो है वो पैनक्रियाज को भी ताकत देंगी, यानी कि वो दवाइयां ज़याबितस यानी कि डायबिटीज को भी कंट्रोल करेंगी। जो दवाइयां लीवर के फंक्शन को यानी कि लीवर के काम को यानी कि लीवर के फैल को ठीक करेंगी। अब वो दवाइयां कौन कौन सी हैं? बालछड़ है, दारचीनी है, ऊद है, जाफरान है, कलौंजी, चरायता, इंदरजो शीरी, हुलबा, मेथी को बोलते हैं। महोबनी, महोबनी जो दवाई है, महोबनी जो दवाई है इसका जिक्र यूनानी में बहुत कम मिलता है देखने में। ठीक है, लेकिन होती है। असगंध है, जंजबील यानी कि सौंठ है। ये सारी वो दवाइयां हैं जो लीवर के फंक्शन को ठीक करते हैं, साथ में पैनक्रियाज का भी फंक्शन ठीक हो जाता है। और इनसे डायबिटीज बहुत हद तक कंट्रोल होता है। इनसे डायबिटीज बहुत हद तक क्या होता है? कंट्रोल होता है। अब एक नुस्खा है, कई बार पूछ लेते हैं भाई, जानने वाले भी पूछ लेते हैं, मरीज भी पूछ लेते हैं, डॉक्टर साहब एक ऐसा इलाज बता दीजिए, डॉक्टर साहब एक ऐसा इलाज बता दीजिए जो इलाज शुगर में कारआमद हो। तो फिर जो है इसमें कलौंजी, चरायता, इंदरजो शीरी, हुलबा यानी कि मेथी, असगंध, जंजबील यानी कि सौंठ, ये 6 चीजें हैं। अगर इन 6 चीजों को बराबर मिकदार में यानी कि बराबर मात्रा में लेकर के कूट छान पीट करके छान के छलनी में को इनकी फंकी बना ली जाए, यानी कि सफूफ बना ले, फंकी को सफूफ भी कहते हैं, बना लिया जाए। तो अगर शुरुआती लेवल की शुगर है, यानी कि किसी को नई नई शुगर हुई और उसको किसी तरीके से पता लगा, इसको पेशाब विशाब ज्यादा लगने लग गया, प्यास ज्यादा लगने लग गई, चक्कर ज्यादा आने लग गया, ठीक है, उसको घुमेर ज्यादा आने लग गई, कोई भी निशानी अगर उसको महसूस हुई और उसने अपना चेक करा लिया और उसमें जो है उसका शुगर जो है बढ़ा हुआ आया, तो अगर शुरुआती स्टेज में है और मरीज कुछ परहेज कर ले, यानी कि वो मीठा ना खाए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज से को अवॉइड करे, क्योंकि रोटी में भी ये चीज होती है, वो रोटी को तो छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन ये है, अगर जो है मीठी मिठाई जो मिठाई होती हैं वो, या मीठे फल होते हैं वो, ठीक है, तो अगर उनको छोड़ दिया जाए और साथ में ये जो फंकी तैयार हो रही है कलौंजी से, चरायते से, इंदरजोशीरी से, हुलबा से, असगन से, जंजबील से, जिसमें ये 6 चीजें डल रही हैं, अगर साथ में सुबह शाम एक एक 5-5 ग्राम या 5 से 7-7 ग्राम एक एक फंकी चम्मच लेना शुरू कर दे, तो उसकी शुगर बगैर बगैर किसी अंग्रेजी दवाई के ही खत्म हो जाए। शर्त क्या है? एक तो वो मीठा छोड़ दे और दूसरे में से फंकी को खाए, महीना 2 महीने में शुगर खत्म। लेकिन शर्त यह है कि शुरू में ही, ऐसा नहीं हो कि फिर वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड यानी कि खराब हो गई हो, बहुत ज्यादा बढ़ गई हो। अगर शुरू में पता लग गया है तो फिर इसके बाद ही मतलब ये जो फंकी अगर देनी शुरू करेंगे तो आराम हो जाएगा। इसमें एक दवाई है इंदरजो शीरी, हालांकि इसे कहते शीरी है, शीरी यानी कि मीठे, लेकिन ये क्या करती है, ये शुगर को कंट्रोल करने में दी जाती है। ठीक है, ये एक बेहतरीन नुस्खा है यूनानी का, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है भाई। अब इसको किसी भी स्टूडेंट को इसमें से कुछ भी पूछना है तो मुझे जो है, अफेक्ट ऑफ डायबिटीज, अफेक्ट ऑफ डायबिटीज का मतलब ये है, अफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज का मतलब ये है, यहां से एक तरीके से मॉडर्न शुरू हो गई है। ठीक है, डायबिटीज को यहाँ यहाँ से एक तरीके से हम मॉडर्न तरीके से पढ़ रहे हैं। अफेक्ट्स ऑफ डायबिटीज का मतलब ये होता है कि डायबिटीज के इंसान के शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव, क्या क्या असर पड़ते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि इसमें से एक सवाल पूछ लिया जाता है, उस एक सवाल की वजह से इसको पढ़ा जा रहा है। ठीक है, माइक्रो एंजियोपैथी, माइक्रो एंजियोपैथी का क्या मतलब है? हार्ट यानी कि दिल, और दिल की जो वेसल्स यानी कि जो रगे होती हैं, उनमें क्या होता है, जयाबितुस का असर ज्यादा होता है, यानी कि डायबिटीज का असर ज्यादा होता है। जो दिल की बारीक रगे हैं और मीडियम रगे हैं उन पे ज्यादा होता है। जो दिल की बड़ी बड़ी रगे हैं जैसे एओर्टा वगैरह है, उन पर डायबिटीज का यानी कि शुगर का इतना असर नहीं होता, लेकिन जो बारीक रगे हैं या मीडियम रगे हैं उन पर जो है डायबिटीज का यानी कि ज़याबितस का असर ज्यादा होता है। अब डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, न्यूरो नहीं नेफ्रो, नेफ्रो कहते हैं किडनी को, नेफ्रोन किडनी की सेल्स को बोलते हैं, नेफ्रो यानी कि किडनी, पैथी यानी कि बीमारी, नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दों की बीमारी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दे की वजह से, यानी कि डायबिटीज की वजह से गुर्दे की बीमारी।
ठीक है। गुर्दे की वेसल्स का खराब हो जाना, डायबिटीज होने के बाद पहले 2 साल तक गुर्दों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुर्दों के अंदर कोई खराबी नहीं आती है। जब किसी को डायबिटीज यानी कि शुगर हो जाता है, ज़याबितुस हो जाता है, पहले 2 साल तक गुर्दों पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 2 साल से 5 सालों के बीच में यह गुर्दों को ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, क्या? डायबिटीज। ये एक सवाल यहाँ ये भी होता है कि गुर्दों को सबसे ज्यादा नुकसान डायबिटीज से कब होता है? जो 2 साल, पहले 2 साल छोड़ करके 2 से 5 साल, यानी कि पहले 2 साल तक तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता गुर्दों पर, लेकिन 2 साल से लेकर के 5 साल तक, यानी कि ये जो 3 साल है, ये जो 3 साल हैं, जबकि मरीज को, मान लीजिए किसी मरीज को डायबिटीज हुआ, तो पहले 2 साल छोड़ दो, उसमें गुर्दों पर कोई खास असर नहीं पड़ता है। 2 साल के बाद से लेकर के 5 साल तक, यानी कि ये जो 3 साल हैं, इनके अंदर गुर्दों पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, सबसे ज्यादा नकारात्मक यानी कि नुकसानदेह प्रभाव पड़ता है। 5 साल के अंदर पेशाब में माइक्रो एल्बुमिनूरिया, यानी कि पेशाब में चर्बी, यानी कि पेशाब में प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन निकलने लग जाती है, छन करके निकलने लग जाती है। अर्लीस्ट फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी कि गुर्दों के अंदर जो सबसे पहले, गुर्दों के अंदर जो सबसे पहले कमी दिखाई देती है, वो दिखाई देती है माइक्रो एल्बुमिनूरिया, यानी कि जब पेशाब की जांच कराएंगे तो उसके अंदर क्या होगा? एल्बुमिन पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट पकड़ में आएगा वो क्या होगा? माइक्रो एल्बुमिनूरिया होगा। यानी कि जब पेशाब की जांच कराएंगे किसी मरीज की, और वो मरीज अगर शुगर का मरीज है, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या मिलेगा? माइक्रो एल्बुमिनूरिया मिलेगा। माइक्रो के माने छोटे होते हैं, एल्बुमिन के माने प्रोटीन होती है एक तरह की, और न्यूरिया यानी कि यूरिया, यानी कि पेशाब, यानी कि पेशाब में एल्बुमिन के बहुत छोटे कण, यानी कि बहुत कम भाग या बहुत हल्का भाग जो है, पेशाब में एल्बुमिन का निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये अर्लीस्ट फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, यानी कि ये इस बात की निशानदेही करती है कि गुर्दों की जो नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर डायबिटीज की वजह से, यानी कि शुगर की वजह से, जो गुर्दे की सेल्स हैं उनके अंदर खराबी आनी शुरू हो गई है। अब वो क्या कर रही है? प्रोटीन को भी पेशाब में छान रही है, एल्बुमिन नाम की प्रोटीन को भी, चूंकि प्रोटीन जो है वो पेशाब में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चिकनाहट पेशाब में नहीं आनी चाहिए, लेकिन जब एल्बुमिन भी पेशाब में आने लग जाए तो इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहते हैं। और ये अर्लीस्ट फीचर यानी कि पहली निशानी है, जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि शुगर की वजह से जब गुर्दों के अंदर खराबी पैदा हो जाए, ये उसकी पहली निशानी है कि एल्बुमिन जो है वो पेशाब में आने लग जाएगी। ठीक है, यही सवाल है, मैंने स्टार बनाया हुआ, आप देख लीजिए। माइक्रो एल्बुमिनूरिया इज द अर्लीस्ट फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दों की बीमारी, जो कि डायबिटीज यानी कि शुगर की वजह से होती है। ठीक है, अर्लीस्ट फीचर यानी कि सबसे पहला फीचर है। सवाल ऐसे पूछते हैं, अर्लीस्ट फीचर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, उसके अंदर कई चीजें डाल देंगे। ठीक है, उसके और उसका आंसर क्या होगा? माइक्रो एल्बुमिनूरिया, यानी कि एल्बुमिन पेशाब में आने लग जाएगी। अब थोड़ा सा हम डायबिटीज को शुरू से लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। डायबिटीज क्या है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में डायबिटीज दो तरह की होती है। नंबर एक मेलाइटस, नंबर दो इंसिपिडस। अब डायबिटीज मेलाइटस की परिभाषा क्या है? इंसान के खून में शुगर, शुगर यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज है, सबसे जो छोटा मोलिक्यूल होता है मीठे का, वो ग्लूकोज होता है। बहुत सारे ग्लूकोज जब आपस में मिल जाते हैं तो उसका कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट जब आपस में मिल जाते हैं तो शुगर बन जाता है। ठीक है, तो इंसान के खून में शुगर, चाहे शुगर कह लो, चाहे ग्लूकोज कह लो, चाहे चाहे कार्बोहाइड्रेट कह लो, एक ही मतलब है की मात्रा बढ़ जाना। की मात्रा यानी कि शुगर की मात्रा खून में बढ़ जाना, उसे क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर के माने होते हैं ज्यादा, ज्यादा के, मैंने कल भी बताया था हाइपर। ठीक है, हाइपर ग्लाइसीमिया, गलाई कहते हैं ग्लूकोज को, सीमिया, ईमिया, ईमिया का मतलब होता है खून, यानी कि खून में शुगर की मिकदार, यानी कि शुगर की मात्रा, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, उसको बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। या इंसान के खून में शुगर यानी कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का कम हो जाना हाइपोग्लाइसीमिया कहलाता है।
ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस चाहे खून के अंदर जो है शुगर की मिकदार यानी कि शुगर की मात्रा जो है, ग्लूकोज की जो मात्रा है, शुगर ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज है, इसकी जो मात्रा है चाहे तो बढ़ जाए नॉर्मल से चाहे घट जाए, दोनों को क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे। ठीक है जी। अब डायबिटीज मेलाइटस दो प्रकार की होती है। नंबर एक, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जिसको टाइप 1 भी कहते हैं, और जिसको IDDM भी कहते हैं। आई से इंसुलिन, डी से डिपेंडेंट, डी से डायबिटीज, ठीक है, एम से मेलाइटस। यानी कि ऐसी डायबिटीज, ऐसी शुगर की बीमारी जिसमें मरीज को इंजेक्शन लगाने होते हैं, जिसमें मरीज क्या करता है? इंजेक्शन लगाता है। इसको टाइप 1 भी कहते हैं, इसको IDDM भी कहते हैं। कई बार IDDM के नाम से पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस को IDDM भी कहते हैं। इसी तरीके से नंबर 2, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसको NIDDM भी कहते हैं या टाइप 1 भी कहते हैं। देखिए, या टाइप 2 भी कहते हैं। जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है उसको टाइप 2 भी कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब, वो मरीज वो मरीज जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है उनको टाइप 1 भी कहते हैं। ठीक है, वो मरीज जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है उनको टाइप 1 भी कहते हैं, उनको IDDM भी कहते हैं, उनको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि ऐसे मरीज जो कि डिपेंड हो गए हैं, आश्रित हो गए हैं, यानी कि जिनको लगाना ही पड़ता है मजबूरी में इंसुलिन, ठीक है, उनको बोलते हैं टाइप 1। और टाइप 2 जो शुगर के मरीज तो हैं लेकिन उनको इंसुलिन लगाना नहीं पड़ता, दवाई खा करके उनका काम चल जाता है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब हम पढ़ेंगे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि वो मरीज जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना ही पड़ता है, IDDM भी इसको बोलते हैं। इसमें पैनक्रियाज में किसी भी खराबी की वजह से इंसुलिन बहुत कम यानी ना की बराबर बनता है। अब पहली बात यह है कि इंसुलिन कहाँ बनता है? पैनक्रियाज में बनता है। और इंसुलिन क्या करता है? जो इंसान के जिस्म में शुगर होती है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको हजम करता है। कौन? इंसुलिन। जो इंसान के खून में डायबिटीज होती है, शुगर होती है, उसको खत्म कौन करता है? इंसुलिन। ठीक है। अब पहली जो टाइप है यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है, इसमें किसी भी प्रकार की वजह से इंसुलिन बहुत कम यानी ना के बराबर बनता है। मरीज को इंसुलिन इंजेक्शन के माध्यम से देना होता है क्योंकि उसके जिस्म में, पैनक्रियाज में बहुत कम बनता है। क्योंकि शुगर का मेटाबॉलिज्म या शुगर इंसान के जिस्म में इंसुलिन से हजम होता है। यानी कि जो शुगर इंसान के जिस्म में, खून में जो मीठा होता है ना, वो इंसुलिन से हजम होता है। अगर ये इंसुलिन पैनक्रियाज के अंदर बन रही है तो फिर बगैर किसी दवाई के नॉर्मल इंसान जीता ही है। लेकिन अगर पैनक्रियाज के अंदर ना बने, इतनी ना बने या बहुत ना के बराबर बने, या तो बिल्कुल ही ना बने या ना के बराबर बने, तो वहां इंजेक्शन लगाना पड़ता है, यानी कि इंसुलिन बाहर से डालनी होती है। ठीक है, जो कि अंदर जो इंसान के शरीर में शुगर यानी कि ग्लूकोज है उसको हजम कर दे, डाइजेस्ट कर दे। यह है IDDM। ठीक है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस की टाइप केवल 5 से 10% ही होती है। यानी कि जितने भी शुगर के मरीज होते हैं, ऐसे मरीज केवल 5 से 10% है जिनको इंजेक्शन लगाना पड़ता है। केवल 5 से 10 मरीज, यानी कि शुगर के जितने भी मरीज हैं उनमें से केवल 5 या 10 मरीज ऐसे होते हैं, 100 में से 5 या 10 मरीज ऐसे होते हैं जिनको जो है इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंसुलिन का। इसकी वजह पैनक्रियाज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट हो जाए, यानी कि जहां से हार्मोन वगैरह निकल करके ब्लड में गिर रहे हैं वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या कोई पैनक्रियाज के अंदर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है? पैनक्रियाज जो है अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता और इंसुलिन जो है वो नहीं बनाता, या तो बिल्कुल भी नहीं बनाता या बहुत कम बनाता है, ना के बराबर बनाता है। तो उस हालत में इंजेक्शन फॉर्म में इंसुलिन को इंसान को लगाया जाता है। ये जो IDDM यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि जहां पे इंजेक्शन लगते हैं, पहले इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता था। जुवेनाइल का मतलब ऐसी डायबिटीज जो बचपन में होती है या बच्चों को होती है। पहले जो है इसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते थे, यानी कि ऐसी शुगर की बीमारी यानी डायबिटीज जो पैदाइश पैदाइश से हो, या तो बच्चा जब पैदा हुआ जब ही से उसको ये बीमारी हुई, या बचपन से हो,
या ज्यादा, यह बीमारी ज्यादातर 30 साल से कम उम्र वालों को होती है। कौन सी? जिसमें इंजेक्शन लगाने होते हैं। ये ज्यादातर जो बीमार हैं, इसके जो ज्यादातर बीमार हैं जिनको इंजेक्शन लगता है, ये 30 साल से कम उम्र की उम्र में होता है। ठीक है। अब दूसरा है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि वो नॉन इंसुलिन यानी कि वो मरीज, यानी कि वो डायबिटीज जिसमें मरीज को इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ दवाइयाँ खा करके जो है उसका काम चलता रहता है। इसको NIDDM भी कहते हैं। एन का मतलब नहीं, समझ लीजिए नहीं, एन का मतलब नहीं समझ लीजिए, यानी कि इंजेक्शन नहीं। ठीक है। अब NIDDM, ये डायबिटीज की प्रकार डायबिटीज के मरीजों की तकरीबन 90 से 95% होती है। यानी कि जितने भी शुगर के मरीज, डायबिटीज के मरीज हैं, उनमें 90 से 95% क्या होते हैं? NIDDM के, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के होते हैं। यानी कि वो मरीज जो दवाई खा करके जो है ठीक हो जाते हैं, इंजेक्शन लगाने की उनमें जरूरत नहीं पड़ती। इससे पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता तो है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं बनाता जिससे कि शुगर को पूरी तरह से, ली गई शुगर को पूरी तरह से न्यूट्रल कर दे, यानी कि हजम कर ले। यानी कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन निकाल तो रहा है, लेकिन इतनी नहीं निकाल रहा जिससे जो अंदर शुगर है, जो अंदर मीठा है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, वो डाइजेस्ट हो जाए, हजम हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, क्या होता है, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करके इंसुलिन रिलीज कराया जाता है। यानी कि पैनक्रियाज को क्या करते हैं, पैनक्रियाज को स्टिमुलेट करके, यानी कि एक तरीके से पैनक्रियाज को इस काम के लिए तैयार किया जाता है कि वो क्या करे, वो वो जो है इंसुलिन ज्यादा मात्रा में, यानी कि जितनी मात्रा की जरूरत है इतनी निकालने लग जाए। अब एक छोटी सी बात देख लीजिए आप, पैनक्रियाज के बारे में देख लीजिए एक छोटी सी बात, ये एक छोटा सा नोट्स है समझाने के लिए आपको शुगर के बारे में। पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज के अंदर होती है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो सेल होती है, यानी कि ये क्या होती है, कोशिकाएं होती है। इसमें तीन तरह की कोशिकाएं होती है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। नंबर 1 अल्फा सेल्स, नंबर 2 बीटा सेल्स, नंबर 3 गामा सेल्स। जो अल्फा सेल्स होती है उनसे ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है। यानी कि पैनक्रियाज में जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम की सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनसे तीन उनमें तीन तरह की सेल्स होती है, तीन तरह की कोशिकाएं होती है। नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गामा। अब सबसे पहले गामा को समझ लीजिए आप। जो गामा सेल है उनसे निकलता है सेमेटोस्टेटिन। ठीक है। तो सोमेटोस्टेटिन जो है, इसका ग्लूकोज से कोई लेना देना नहीं है। ये कोलेस्ट्रॉल को हजम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए होता है। अब आप दो सेल्स ले लीजिए, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। जो अल्फा सेल्स होती हैं उनसे, अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकोगोन हार्मोन, और बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। ये वही इंसुलिन है जो कि इंसान के जिस्म के अंदर शुगर को डाइजेस्ट करता है। अब इसको एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए, जो इंसान के जिस्म में ग्लूकोज होती है, वो ग्लूकोज जो है, जितनी इंसान इस्तेमाल कर लेता है, ग्लूकोज की जरूरत है ना इंसान को, जितनी इंसान इस्तेमाल कर, ताकत मिलती है, कैलोरी मिलती है, जितनी इंसान इस्तेमाल कर लेता है ठीक है। जो नहीं इस्तेमाल करता वो क्या होता है, लीवर में इकट्ठी हो जाती है। लेकिन लीवर में जो ग्लूकोज इकट्ठी होती है वो ग्लूकोज की शक्ल में नहीं होती, बल्कि ग्लाइकोजन की शक्ल में होती है। और जब आदमी रोजा वगैरह रखता है, मान लीजिए रोजा रख लिया, फास्ट रख लिया, व्रत रख लिया, कुछ खाया पिया नहीं, तो फिर चूंकि इंसान को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो जो भी इंसान को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, तो ये जो लीवर में ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में बदल जाता है। अब इसको ऐसा समझिए, मान लीजिए हम जितना ग्लूकोज खाते हैं, जो हमारे काम में आ जाता है ठीक है, तो काम में नहीं आता तो कहाँ जमा हो जाता है, लीवर में। लेकिन जब हम रोजा वगैरह और व्रत वगैरह रख लेते हैं, तो चूंकि हमें तो ग्लूकोज की जरूरत उस टाइम भी है ना, ताकि कैलोरी मिलती रहे, ताकत मिलती रहे। तो फिर जो लीवर में जमा है वो ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन लीवर में जो ग्लूकोज जमा होता है वो ग्लूकोज की शक्ल में नहीं होता, ग्लाइकोजन की शक्ल में होता है। अब जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनता है, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनाता है इंसुलिन, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ग्लूकागोन। इनको ऐसे याद रखिएगा, ये जो ऐसे मैंने लिखा है इसको ऐसे याद रखना। ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है ग्लूकागोन, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है इंसुलिन। इस चीज को याद रखना, ये चीज ऐसे पूछी जा सकती है। अब कॉज, यानी कि ये जो डायबिटीज है, डायबिटीज की वजहें क्या क्या हैं। नंबर 1 फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये होता है
बाप को, दादा को, दादी को, माँ को, इनमें से किसी को भी हो, यानी कि जो खून खून का रिश्ता है जिनसे, जो माँ बाप है एक तरीके से, उनसे, बाप दादा से जो है अपने बच्चों को, अपने पोता पोतियों को, इनको हो सकता है। इसको जेनेटिक बोलते हैं, फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, यानी कि इसको यूनानी में मोरूसी बोलते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में जेनेटिक बोलते हैं, यानी कि अपने बड़ों से, अपने माता पिता से बच्चों को जब कोई होती है, बीमारी होती है, तो उसको फैमिली बीमारी या जेनेटिक बीमारी या मोरूसी बीमारी कह देते हैं। तो ये जो डायबिटीज की बीमारी है, ये मोरूसी भी है, यानी कि जिनके माँ बाप को है उनको, उनके बच्चों को होने के चांस भी बहुत ज्यादा बने रहते हैं। नंबर 2, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाज, यानी पैनक्रियाज की खराबी। पैनक्रियाज में कोई भी बीमारी हो जाए, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से भी पैनक्रियाज का अपना काम नहीं कर पाता, उससे भी शुगर हो जाती है। एज फैक्टर, एज फैक्टर का मतलब ये है कि चूंकि आदमी जब बूढ़ा होता है तो उसका लिवर, उसके किडनी, उसका लीवर, उसके किडनीज, उसके लंग्स, उसका हार्ट, उसका ब्रेन, दिमाग, सब कुछ जो है बूढ़ा होता है। बूढ़ा होने का मतलब ये कमजोर हो जाता है। इसी तरीके से उसका जो है पैनक्रियाज भी बूढ़ा होता है। तो पैनक्रियाज जब बूढ़ा होता है तो वो भी आराम काम इतना अच्छा नहीं कर पाता जितना जवानी में करता है। तो उसमें क्या होता है, ओल्ड एज की वजह से, यानी कि बुढ़ापे की वजह से भी क्या हो जाता है, कई बार हल्की फुल्की शुगर हो सकती है, या ज्यादा भी हो सकती है। रश एशिया और अफ्रीका के लोगों को डायबिटीज ज्यादा पाई जाती है। जो एशिया महाद्वीप है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया महाद्वीप है सारा। और इसी तरीके से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे वगैरह, ये जो मुल्क हैं, मिस्र वगैरह जो मुल्क हैं, ये क्या होता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। तो इन महाद्वीपों के अंदर ये बीमारी दूसरे महाद्वीपों के रहने वालों की अपेक्षाकृत ज्यादा पाई जाती है। अब एक क्या है, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो पैन, उससे भी डायबिटीज क्या हो सकती है, वायरल या बैक्टीरियल से भी डायबिटीज हो सकती है। एक रीनल डिजीज, यानी कि गुर्दों की बीमारी से भी डायबिटीज यानी कि शुगर हो सकती है। इसकी साइन एंड सिम्टम, यानी कि इसकी निशानियां क्या क्या हैं। इसकी निशानियां, सबसे पहली जो निशानी है जो पूछी भी, 3P, 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 P नंबर 1, P नंबर 2, P नंबर 3। P नंबर 1 पोलीडिप्सिया, P नंबर 2 पोलीफेजिया, P नंबर 3 पोलीयूरिया। जो पोलीडिप्सिया है, पोलीडिप्सिया को बोलते हैं ज्यादा प्यास लगना। यानी कि पहली निशानी क्या है डायबिटीज की, ज्यादा प्यास लगना, P1। P2 क्या है, पोलीफेजिया, यानी कि भूख ज्यादा लगना। क्योंकि कमजोरी हो जाती है ना इंसान को, तो उस कमजोरी को इंसान खाने पीने से पूरी करने की कोशिश करता है। तो शुगर के मरीज को भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए शुगर के मरीज को रोका नहीं जाता, मान लीजिए टाइम से खाना देना होता है। ठीक है। नंबर 3 क्या है, पोलीयूरिया। पोलीयूरिया यानी कि उसका पेशाब ज्यादा आता है। तो 3P, 3P। P1 क्या हो, पोलिडिप्सिया, P2 जो है पोलीफेजिया, P3 क्या है, पोलीयूरिया, यानी कि प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब का ज्यादा आना। ठीक है। वैसे पोली के मायने ज्यादा के होते हैं, 3P, इसको ऐसे ही याद रखना आप। अब आगे क्या है, स्लो हीलिंग ऑफ कट। स्लो हीलिंग ऑफ कट का क्या क्या, क्या मतलब होता है। स्लो का मैंने होता है धीरे धीरे, हीलिंग कहते हैं भरना, और कट का मैंने होता है कट जाए, मतलब कोई कहीं से कट जाए, यानी कि किसी जख्म का जो भरना होता है वो बहुत, उसकी जो रफ्तार होती है वो बहुत आराम से। यानी कि जो शुगर का मरीज, डायबिटीज का मरीज होता है, शुगर की बीमारी का जो मरीज यानी कि डायबिटीज का मरीज होता है, उसका अगर कहीं से कट जाता है तो वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसका जख्म नॉर्मल लोगों की अपेक्षा देर से बढ़ता है। ब्लड विजन, ब्लड विजन कहते हैं धुंधला दिखाई देना। शुगर के मरीज को धुंधला दिखाई दे सकता है, ये उसकी निशानियों में से है। पैरों, हाथों पैरों में ऐंठन यानी कि क्रैम्प्स का आना। फटीक यानी कि थकान होती है ऐसे मरीज को। वेट लॉस यानी कि वजन कम होता चला जाता है, इंसान सूखता चला जाता है, उसके अंदर खुश्की आती चली जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट यानी कि इलाज देख लीजिए। ट्रीटमेंट से पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए, नीचे आ जाइए, पेज 369 पे जो है, पहले नीचे आ जाइए, ट्रीटमेंट बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्वेस्टिगेशन देख लीजिए। इन्वेस्टिगेशन में शुगर की जो जांच है वो 3 4 तरीके से होती है। नंबर 1 होती है, का मतलब ये होता है कि खाली पेट जो शुगर की जांच होती है उसको फास्टिंग बोलते हैं। ठीक है, खाली पेट जब जांच को उसको फास्टिंग बोलते हैं। और खाली पेट जो है इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच आनी चाहिए। खाली पेट जो रिपोर्ट है
अगर नॉर्मल रिपोर्ट है, नॉर्मल रिपोर्ट 70 से 110 के बीच में आनी चाहिए खाली पेट। एक होती है पोस्ट प्रेंडियल यानी कि पीपी, यानी खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद। ठीक है, जो दूसरी रिपोर्ट है, जो दूसरी जांच है। ठीक है, ये कितनी आनी चाहिए? ये 80 से 150 के बीच आनी चाहिए। जो खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद की जाती है, वो कितनी आनी चाहिए? 80 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आनी चाहिए क्लिनिकली। यानी कि अगर हम क्लिनिक पे मरीज को बैठ के देख रहे हैं तो 80 से 150 के बीच आनी चाहिए। लेकिन किताबों में लिखा हुआ है कि 80 से 120 के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के 140 हुआ है, ठीक है, कि भाई 80 से 120, लेकिन प्रैक्टिकल ये कहता है, यानी कि क्लिनिकल ये कहता है कि 130, 140, 145, 150 तक जो है वो शुगर का मरीज नहीं है। एक जांच होती है रैंडम। रैंडम यानी कि चाहे खाली पेट हो चाहे भरे पेट हो, कभी भी जब भी मरीज आए तभी कर दी, इसको बोलते हैं रैंडम, यानी कि कभी भी। ये जो कभी भी वाली रिपोर्ट है, ये भी 80 से 120 या 150 के बीच ही आनी चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर। शुगर का जो पैमाना होता है वो मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। एक एक जांच इसकी बड़ी स्पेशल होती है। और अगर किसी को शुगर जो मतलब फास्टिंग पीपी या रैंडम बढ़ा हुआ आ जाए, गौर करो इस चीज को, सुनो। अगर किसी का फास्टिंग यानी कि खाली पेट जांच करी हुई शुगर, या पीपी यानी कि खाना खाने के बाद वाला शुगर, या रैंडम यानी कि कभी भी क्या शुगर बढ़ा हुआ है, तो उस मरीज की HbA1c जरूर करा लेना। आप लोग डॉक्टर हैं, उसका HbA1c नाम की रिपोर्ट जरूर करा लेना, क्योंकि ये क्या होती है, 3 महीने का औसत बताती है। यानी कि पिछले 3 महीने इसका शुगर कितना कम ज्यादा रहा है, यानी कि शुगर ने इस मरीज के जिस्म में क्या क्या गड़बड़ियां पैदा करी हैं, इसका पता लग जाता है HbA1c से। इसकी जो औसत, जो इसकी नॉर्मल रेंज है वो है 4.8 से 6.5। यानी कि 4.8 और 6.5 के बीच में रहेगा ये नॉर्मल। अगर ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फिर जो है गलत तरफ जा रहा है। इससे 3 महीने का अंदाजा लग जाता है, क्योंकि मरीज को थोड़ी पता होता है तुझे शुगर हो गया, उसे तो अचानक आएगा। तो फिर HbA1c जब करा लेंगे तो उससे पिछले 3 महीने का पता लग जाएगा। एक क्या है, सीबीसी करा लेंगे, यानी कि सीबीसी यानी कि देख लेंगे हीमोग्लोबिन कितना है उसके अंदर, प्लेटलेट्स कितनी है, टीएलसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, इनका पता लगा लेंगे। केएफटी यानी कि किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट क्यों? क्योंकि डायबिटीज यानी शुगर का सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ता है? गुर्दों पे पड़ता है। एलएफटी यानी कि लीवर में देख लेंगे, ठीक है, लीवर में क्या क्या खराबी है। यूरिन यानी कि पेशाब की जांच करा लेंगे, रूटीन माइक्रोस्कोप, कोई एल्बुमिनूरिया वगैरह तो नहीं हो रहा। और स्टूल यानी कि पाखाने की भी जांच करा लेंगे। अब हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं ट्रीटमेंट। 5 मिनट की और रहेगी, 5 मिनट के बाद हमारा ये लेसन, हमारा ये सबक, हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ट्रीटमेंट यानी कि इलाज। इलाज में सबसे पहले मरीज को बोले कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मॉर्निंग वॉक, सुबह में टहलने की आदत डालिए। आप पैदल नॉर्मली 2 किलोमीटर तक चलिए, ठीक है। मोटापा अगर किसी मरीज को है तो उसको बोलिए आप अपना मोटापा कम करिए एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके। और ज्यादा चिकना चुपड़ा खाना बंद कीजिए, मीठा खाना बंद कीजिए, और आप जो है हल्का खाना खाइए, ठीक है। और पौष्टिक खाना खाइए और सलाद वगैरह से अपना पेट भरिए, ठीक है। और अपने मोटापा को कंट्रोल कीजिए। प्रोटीन लेवल को नॉर्मल करें, यानी कि इसमें जो, चूंकि शुगर तो नहीं दे सकते, शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज तो नहीं दे सकते, तो इसमें क्या देते हैं मरीज को? इसमें डायबिटीज में मरीज को प्रोटीन देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन में क्या देते हैं? प्रोटीन रिच डाइट या रिच फूड, जिसमें पनीर होता है, मक्खन होता है, अंडे का सफेद भाग वगैरह खाने में देते हैं। कॉफी चाय शुगर मरीज को जो देते हैं वो शुगर फ्री देते हैं, ठीक है। मरीज का शुगर लेवल रेगुलरली चेक करते रहते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ये जो शुगर है ये धोखा दे देता है मरीज का। बिल्कुल सही चलते चलते एकदम झटका लगा देता है, कई बार क्या होता है एकदम कम ज्यादा हो जाता है और उससे दिक्कत हो जाती है। तो बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। मोटे मरीजों को खाने में कैलोरी कम खानी चाहिए, यानी कि चिकनी चुपड़ी चीजें कम खानी चाहिए। अब 2 पॉइंट है, इनको ध्यान में दे लीजिए। टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज जिनको इंजेक्शन लगाने होते हैं, ठीक है, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज भी कहा जाता था, जो 30 साल से कम उम्र को वालों को ज्यादा होती है या होती थी, तो उसको क्या कहते हैं? लोगों को ब्लड शुगर कम करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन लगाना होता है। और टाइप 2 यानी कि जो दवाई खा करके अपनी शुगर वाली जिंदगी जी लेते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपना टाइम पास कर लेते हैं, ठीक है, उनका जो है एक तरीके से चलता रहता है। तो टाइप 2 में क्या है?
डायबिटीज वाले मरीजों को ब्लड शुगर कम करने के लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं। इन दवाइयों में क्या क्या है? सबसे पहली दवाई मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन तो जितने भी शुगर के मरीज हैं जो दवाई खाते हैं, तकरीबन मेटफॉर्मिन तो सबको देनी ही होती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? मैग्लिटिनाइड्स होता है, और जी ग्लिटारजोन्स होते हैं, ग्लिम्प्राइड होती है, ग्लिपिजाइड होती है। अलग अलग मरीजों को अलग अलग उनकी कंडीशन के हिसाब से खून की जांच करने के बाद, शुगर की जांच करने के बाद, इन दवाइयों में से अलग अलग फॉर्मूले को चूज किया जाता है। अब इसमें से जो आपको समझ में आ गया है ठीक है, जो नहीं समझ में आया है वो आप प्लीज मुझे